तो यूपी के चुनाव बेहद नजदीक हैं और इन नजदीकियों के चलते सरगर्मियां बढ़ चली हैं। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के मद्देनजर कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगी, कुछ ऐसी ही बातें जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रमन मलिक मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। मलिक साहब, दर्शकों को यह भी बताते चलिए कि इस बार आपकी पिटारे में क्या कुछ ऐसा खास होगा जिनको सुनकर, जिनको समझकर वो वोटों में तब्दील हो जाएंगे। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिनको आपने खूब कोसा, उनकी असफलताएं बताई, खामियां बताई, लेकिन इस बार तो कोई कोसने वाला भी नहीं है। तो देखिए, ठुकने वाले जो है ना वो अपने आप आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि हम नाकारे, हम बेकाम और हम वो लोग हैं जिनको काम करना आता नहीं है, लेकिन हम अपना ढोंग जरूर पीटेंगे। तो जनता के पास जाते हैं, शून्य सीट लेकर आते हैं। लेकिन जहां तक यूपी का संदर्भ है, चाहे वो आर्म्स कॉरिडोर हो, गंगा के ऊपर जिस प्रकार से गंदे नाले आते थे उनको ठीक करा गया, उनमें काम करा गया, वो सारा सबके सामने है। वाराणसी हो या दूसरी जगहें हो, जहाँ पे काम दिखता है साहब, जहाँ पे चीजें होती हैं, जहाँ कानून व्यवस्था, जहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करना शुरू कर लेती हैं। कुछ एक बैड एलिमेंट्स हैं, उनको भी निकालना, वो भी निकाल देंगे। एनसीआरबी के आंकड़े भी देख लेते सर थोड़ा सा। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ आंकड़े हैं और उनके ऊपर उसमें कुछ ना सत्यता जरूर होगी। अगर पूरा सत्य नहीं है तो कुछ ना कुछ सत्य होगा। लेकिन यूपी के जो लौंडे भी फेल हो गए, उनके साथ मिलने वाला आरएलडी भी फेल हो चुका हुआ है। और जहां तक बात अन्य चीजों की आती है, राकेश बालियान, जिसको राकेश टिकैत बोला जाता है, वो आरएलडी से 2 बार चुनाव लड़ा हुआ है, तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता है। दीपेंद्र हुड्डा के पास जितना समाज टीम दीपेंद्र हुड्डा बांटती है, वो सब खालसा एक का वो समान है जो कि किसान आंदोलन में। मलिक साहब आज मुझे आप फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों लग रहा है सर? सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी के पेपर में आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करने लगे हैं। सर प्रश्न पत्र तो समझ लीजिए, प्रश्न पत्र क्या है। मैंने आपसे ये पूछा सर, मैंने आपसे ये पूछा सर, मैंने आपसे ये सर मलिक साहब मैंने आपसे ये पूछा। मलिक साहब, आप राकेश टिकैत का प्रोफाइल मुझे समझाने लगे, लेकिन मैंने वो समझा ही नहीं आपसे। मैं समझना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो ये पूछ रहा था कि पिछली बार आपने सर पिछली सरकार को कोसा था, लेकिन इस बार किसको कोसेंगे? या फिर अपना क्या है, दूसरों की खामियां मत बनाएंगे। राकेश टिकैत का बायोडाटा मुझे आपसे नहीं समझना, राकेश टिकैत को मुझे आपसे नहीं समझना। जी, इनके पास बचे नहीं है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। टीटू साहब आ रहा हूँ, टीटू साहब आ रहा हूँ। मलिक साहब को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। प्लीज मलिक साहब बोलिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि काम यूपी में बड़े अच्छे स्तर पे काम हुआ है, जनता को टच करा हुआ है। हाँ, एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए कोशिश करी जा रही है बार बार कि जी बार बार कोई ये नैरेटिव करा जाए, सेट की शायद यहाँ कमजोरी हो भाजपा में, शायद वहां कमजोरी हो, इसका गठबंधन हो रहा है, उसका गांठबंधन हो रहा है। ये सारा का सारा जो है ना, गठबंधन और गांठबंधन, ये दोनों के दोनों चलते रहेंगे। मैं तो आपके सामने एक प्रत्यक्ष अवस्था रखता हूँ कि जो लोग हमारे को हटाने के लिए बात कर रहे हैं, आज वो जहां सरकारें उनकी हैं, वहां अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे, अंदर से गांठें टूट रही हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? और ऐसे लोग जब अपनी विरासत को जो लोग नहीं संभाल पाए, एक दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी विरासत को नहीं जो लोग संभाल पाए, तो आज हुंकार मरे। दिस इज ऑल एक नैरेटिव बिल्डिंग है। वास्तविकता इसमें इतनी की है कि हर राजनीतिक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म थोड़ा बहुत होता है। ऐसे हम सबको डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इस स्तर पे नहीं है कि उत्तर प्रदेश को ये बता सके कि वो भाजपा की सरकार, जो कि महंत योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत चल रही है, उससे अच्छा काम करके यूपी को दिखा सकते हैं। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब भी मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब,
कांग्रेस के उन चुनिंदा प्रवक्ताओं में से आप हैं जिनको मैं सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। हालांकि वो अलग बात है, आप हमारे लिए समय नहीं निकालते हैं, लेकिन आज जब मिले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे और पूछना भी चाहूंगा कि असल में राहुल और प्रियंका के अलावा ऐसे कौन से बाढ़ है आपके पास जो इस बार आप चलाएंगे? क्योंकि राहुल और प्रियंका को तो आप कई बार आजमा चुके हैं सर, उनको आजमा के कुछ होता नहीं। इस बार कुछ ऐसा बताइए सर कि आज की डिबेट से कुछ एक नई हेडलाइन हमें कम से कम मिल पाए कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लोग भी छोड़ रहे हैं आपको, आपके अपने यूथ ब्रिगेड खाली होती जा रही है, लोगों को आपके नेतृत्व में विश्वास नहीं है, लेकिन आप सर डटे हुए हैं सालों से एज ए प्रवक्ता, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। घनश्याम भाई, एक बड़ा पुराना सा दोहा है रहीम का, कहते हैं ना कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। सच बात यह है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं तो कांग्रेस ने अपनी नीतियां नहीं बदली, नियम नहीं बदले, सिद्धांत नहीं बदले। हाँ, हमारे पास आज स्टेट में सत्ता नहीं है, तो जो लोग सत्ता के लिए जाना चाहते हैं वो जाए। तो सर नीतियां ना बदलने का हर्ष तो आप देख रहे हैं ना सर, एक ही परिवार पे जब केंद्रित हो जाएंगे तो उसका हर्ष आप देख ही रहे हैं। लोगों को यकीन ही नहीं है कि उनका भविष्य आपके साथ है, इसीलिए जा रहे हैं ना। इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, शायद आपको बहुत पढ़े लिखे प्रस्तोताओं में से घनश्याम भाई, 1989 के बाद गांधी परिवार का कौन सदस्य प्रधानमंत्री बना, इसको जरा देखते हैं, आपके सामने है। और 1890 से लेकर के आज तक 5 गांधी परिवारों से परिवार के अलावा कौन अध्यक्ष बना है वो भी आप हमें बता दीजिए। ये देखिए, ये सारी बातें जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के और कुछ गोदी वाला, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पहले बता दो, तो इन नैरेटिव्स का जनता में एक सीमा तक कब असर होता है? जब हम सत्ता में होते हैं। जब सत्ता में नहीं है तो वो नैरेटिव्स भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएंगे। और आज की डेट में कांग्रेस को कम जवाब। सुरेंद्र जी, आप कहते हैं ना कि अभी हम सत्ता में नहीं है तो ऐसा है। सर मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा ना हो जाए कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कांग्रेस, ऐसी वाली स्थिति ना हो जाए सर। कभी हम सत्ता में हुआ करते थे, ये गैप बढ़ता जा रहा है असल में सर। इससे पार्टी सर्जरी करने की जरूरत आप ही के लोग कहते हैं, आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं। घनश्याम भाई, आपकी, मैंने कहा ना, आपकी मीमांसाएं, आपके नियम सत्य में धनात्मक देती है, और हम आपकी मीमांसाओं को भी धनात्मक रूप से याद रखेंगे। समय आने पर उसको भी आप थोड़ा सा हमें देखा, समय आने पर मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि एक को साफ समझ लीजिए, कांग्रेस अपनी नीति, नियम और सिद्धांत सत्ता के लिए ना कभी छोड़ती थी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जैसे कि जनसंघ सत्ता ने प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी ने विलय कर लिया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिस्टों से 89 में समझौता कर लिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में पोल प्रोमिसेस लेकर के आई थी, उससे ठीक उलट नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, किसानों के लिए जो काले कानून, हम लोग जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए थे, रमन मलिक साहब किसान परिवार के हैं, तो जो 5 काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिए थे व्यापारियों के लिए, हमको और हमारे 2 के लिए, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, भले ही हमारे 44 सांसद थे। आज जो है तो वही है वर्तमान का भारत है, यार ये रमन भाई का क्या हो जाता नहीं आता। मैं आपके राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, आप ठीक है, मलिक साहब आ रहे हैं, ठीक है। राजपूत साहब, असल में आप रोज रोज हाथ नहीं आते ना उनके, तो आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं, तो कुछ बातें वो भी कहना चाहते हैं। 2 तरकश में तीर है आपके। 2 बातें मैं कह रहा था, 2014 में भी हम ही जवाब दे रहे थे घनश्याम भाई, आज 2021 में भी अगर हम ही लोग जवाब दे रहे हैं, तो इस बात को आपको भी सोचना होगा कि जवाब किससे लेना है, क्योंकि सत्ता 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आज भय का, भूख का, बेरोजगारी का, गंगा में बहती लाशों का, शमशान बने हुए, कब्रिस्तान बने हुए शमशानों का, ऑक्सीजन की कमी का या बेडों की कमी का, चरम पर हुई बेरोजगारी का, महिलाओं के प्रति अत्याचार का, किसानों के प्रति काले कानूनों को लेकर के 7 महीने से उनके शोषण का, उनके धरने का, सारी बातों का जवाब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को देना है, हमें नहीं देना। हम तो नैतिक रूप से उनके साथ में, मंच पर उनके हम जाएंगे नहीं, हम नीचे से तन मन और उपलब्ध धन से सपोर्ट करेंगे खुलेआम। आप आ जाइए इस समय उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में आप इस चीज को देखिए कि आदरणीय योगी जी सुबह सुबह उठते हैं और एक अपना ट्विटर, जिस ट्विटर को आज केंद्र की सरकार बंद करना चाहती है, उस पर एक 50 आदेश जारी कर देते हैं। एक हेडलाइन मैनेजमेंट का इनके अधिकारियों के साथ में जो चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष को डीएम और एसपी के सहयोग से, तो वो क्या नाम जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, फिर विरोध वो डीएम एसपी की बात मानेंगे, भाजपा के लोगों की बात नहीं मानेंगे, रमन मलिक की बात नहीं मानेंगे, कि यहाँ के एसपी की बात मानेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा नहीं, जनता का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेताओं का, रमन जी जैसे नेताओं का भी शोषण कर रही है। आने वाले चुनाव में इन सारी कमियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है और हमें जाना है अपने पूर्ण। अच्छा सुरेंद्र जी, मैं टीटू साहब के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सर मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए। आपको सारी पार्टियों का ज्ञान है सर, बीजेपी से लेके प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और जितने भी दल हैं, सारी पीएचडी आपको पता है सर सबकी, लेकिन अपनी पार्टी को कैसे दुरुस्त करना है, जो लोग रूठ के जा रहे हैं उनको कैसे मनाना है, अपने नेतृत्व को कैसे स्ट्रांग करना है और सोशल साइड से बाहर निकल के सड़कों पर कैसे दिखना है, इसमें कोई मंथन नहीं है सर। घनश्याम भाई, अगर आपने ध्यान से देखा हो और आपके कैमरों ने अगर सरकारी दबाव से हट करके काम किया हो, तो पिछले 4 सालों में आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर इस सरकार के खिलाफ होकर कोई पार्टी सड़क पर, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस। उन्नाव की घटना हो, उम्भा का नरसंहार हो, क्या नाम हाथरस की घटना हो, बदायूं की घटना हो, या आपके क्या नाम बुलंदशहर की घटना हो, जिस जगह भी आप देखेंगे प्रियंका गांधी जी सहित सारी कांग्रेस को उठाएंगे। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हो, बेरोजगारों का धरना हो, जो चीजें हम लोग कर सकते हैं वो धरने रूप में, और जो चीजें हम सहयोग के रूप में कर सकते हैं, कोरोना काल में जो सहयोग, तो अगर कांग्रेस को आपको नहीं दिखाई दी, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपको थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलना है। ये मेरी आपसे निवेदन। ठीक है सर, ये बहुत सेफ साइड होता है सर, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, हमेशा से रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी इस दिक्कत को भी। ठीक है इंद्रजीत जी, आपके पास आऊं उससे पहले मलिक साहब, आप काउंटर करना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको जब आप मेरे को ये दे रहे थे, उपाधि की तैयारी नहीं करके आया, मेरे को पता था इन्होंने कहाँ जाना है, इसीलिए मैंने ये बताया था कि खालसा एड का सामान दीपेंद्र हुड्डा, जो कि इनके एक उभरते हुए चेहरे हैं और जिनसे शायद कांग्रेस आला कमान को भी डर लगता है, क्योंकि उनके पिताजी जब चाहें अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं और कांग्रेस का वजूद हरियाणा में खत्म हो जाए। तो ऐसे नेता जो हैं वो खालसा एड का सामान जो किसान आंदोलन में आया था उसको बंटवारा करके नाम ले रहे थे। ऐसे ही इनके युवा कांग्रेस के नेता भी थे जो राजस्थान से स्मगल करके सामान यहाँ बांट रहे थे। खैर उस चीज को, एक गाड़ी को छोड़ दें, लेकिन जो किसान आंदोलन है उसमें तो इनके अपने नेताओं ने पंजाब के भी और हरियाणा के भी ये एक्सेप्ट करा है कि वो हर तरीके से उनकी सहायता कर रहे हैं, यहाँ तक कि शराब की भी सहायता कर रहे हैं। ये तो इनकी नेत्री ने खुद टीवी पे तो खुद एक वीडियो में बोला हुआ सबके सामने, जो कि इलेक्शन लगी हुई है उनके साथ। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा विषय ये आ गया कि जिस चीज के लिए बार बार बोलते हैं, चाहे वो मिलान वाले बाबा हो या उनकी बहना हो, आज आप ये बताइए जिस प्रदेश में इनकी अपनी सरकार है, जहाँ के चुनावों के लिए किसान आंदोलन का कथित आडंबर रचा गया, आज वो अपनी पार्टी में वहीं पर उनके बीच में सिद्धू और ठीक है सर, दोहरा रहे बातें सर, अब दोहरा रहे हैं सर, ये बातें आप कह चुके हैं, ये बातें आप कह चुके हैं। पार्टी दूसरी पार्टी की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वो यूपी जैसे प्रदेश की मैनेजमेंट करेंगे, क्या कहाँ की बात कर रहे हैं? ठीक है, ओके सर। इंद्रजीत जी, असल में किन किन लोगों से इन दिनों बात चल रही है? अरे राजपूत सर, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थोड़ी है सर, बोलिए जल्दी से बोलिए सर। पर पहली चीज, किसान आंदोलन का नैतिक समर्थन, धनात्मक समर्थन हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, गर्व के साथ कह रहे हैं, हम लोग भगोड़े आपकी तरीके से नहीं। दूसरी, आपने मिलान और जिस तरीके से लोअर ग्रुप की बात की, तो आप अपने यहाँ के फेंकू को, कड़ी पार को और जितने छोटे फेंटा हो गई तसल्ली सर, हो गई तसल्ली ना। इसकी बात करते सुरेंद्र राजपूत जी निकल गए, भड़ास निकल गई, मुझसे कौन घूम रहा है? ठीक है, मैंने कहा ना कि
फेंकू और तड़ी पर इन सारे तो सुनो, अरे सर नहीं सर, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। प्लीज सर, सुरेंद्र राजपूत जी जिस लेवल के, सुरेंद्र राजपूत जी जिस लेवल के कमेंट पे आप एतराज जता रहे थे, आप उसी लेवल पे आके कमेंट करने लगे। करना पड़ेगा क्या फायदा हुआ सर? तो सुरेंद्र राजपूत में और दूसरों में क्या फर्क हुआ सर? ये फर्क तो खत्म कर दिया आपने सर। सर किसी तरह नहीं सर, नहीं, ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था बचाने के लिए और ना आपने लिया, तो फिर आप आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ठीक है, काटिए ना बात। ठीक है, ठीक है को छोड़ के भाग सकता अरे हो सर, ठीक ठीक है, अब ठीक है सर, देशी प्रधानमंत्री पे तो इस तरह की लांछन ना लगाई जाए। ठीक है सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, मलिक साहब प्लीज सर, मलिक साहब कितनी बार सर मैं आपका सिंगल विंडो कटवा दूं क्या? आप सिंगल स्क्रीन पे आ जाइए, भाषण दीजिए फिर। सर ऐसा मत करिए प्लीज। मलिक साहब, 11 घंटे अब अपने अंदर जो तोता था उसके सामने मलिक साहब दीपक भी काम करता है, लेकिन वो मकान को खत्म करने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर आपकी जैसी करनी है भाजपा करने लग जाए, उस दिन आपके जीजाजी सर आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है प्लीज सर। और मैं ये बता दूं सर, हमारे इस शो का ये फॉर्मेट नहीं है, एपीएन का फॉर्मेट नहीं है कि आप दोनों लोग झगड़ा करें फिर हम दोनों को सिंगल स्क्रीन पे दिखा दें, वर्सेस लिख दें, बिजली चमकाती हुई दिखा दें। हम ऐसा नहीं करते सर, इसलिए यहां इस तरह की एनर्जी वेस्ट मत करिए। यहां सबको बारी मिलती है सर एक एक करके बोलने की। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी। इंद्रजीत सिंह टीटू मेरे साथ है। टीटू साहब, असल में किन किन लोगों से इन दिनों बातचीत चल रही है? कौन कौन से दल हैं जो आपके साथ हैं? किसानों का सपोर्ट तो आपको हासिल हो ही रहा होगा, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए उपाध्याय जी, आपने ये डिबेट ना 2 लोगों तक सीमित करके, जब तक कि पैनल पे आपने 4 लोग जोड़े थे, एक बात। दूसरी बात, जब तक आप इतना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं और जब तक जनता के बीच में आपको एक मैसेज नहीं जाएगा कि आपने डिबेट आज करी क्यों, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, तो डिबेट का कोई लाभ नहीं। पहली बात। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए बात यह है कि मैं गठबंधन की बात आपको जवाब अभी नहीं दे रहा, ये जवाब देगा मेरा हाईकमान। अच्छा। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनता का टेस्ट अब राष्ट्रीय लोकदल क्यों हो गया है, राष्ट्रीय लोकदल क्यों पब्लिक की सबसे पहले पसंद हो गई है। रोज नए नए लोग राष्ट्रीय लोकदल, पुराने लोग वापस क्यों आके ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए आदमी को क्या चाहिए, सुरक्षा, शिक्षा और ये 3 चीजें जो आपका रोजी रोजगार, 3 चीजें चाहिए। और भरोसा सर, भरोसा, विश्वास, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये भी तो बतानी पड़ेगी ना। पता चला आपको वोट दिया, आप उन्हीं के साथ मिल गए जिनके खिलाफ होने का वोट दिया था। ये भरोसा भी तो बताएंगे ना। उपाध्याय जी मैं वही आ रहा हूँ। देखिए ये बीजेपी सरकार को इतना बड़ा मैंडेट पब्लिक ने इसलिए दिया था, इन्होंने कहा जो पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब था हम उसको ठीक करेंगे, एक बात। इन्होंने कहा था जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, एक बात। इन्होंने कहा था स्वास्थ्य देंगे। कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन के बिना लोगों की हॉस्पिटल के बाहर जाने गई हैं और सिख समाज ने आगे बढ़कर किस तरीके से पूरे देश के अंदर सेवा करी है, ये आपको पूरे रोज टीवी चैनल अखबारें बता रही होंगी। स्वास्थ्य नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली। आप मुझे बताइए कोरोना काल में एक भी स्कूल वाले ने 2 का नोट, देखिए ये चुप कराओ वाली साहब को, बहुत बोल लिए ये। देखिए समाज की बात शिक्षा पे एक 100 का नोट किसी भी स्कूल वाले ने किसी बच्चे की स्कूल की फीस माफ नहीं करी, बिजली का 100 रुपए का डिस्काउंट नहीं किया। ये और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच इन्होंने ये कहा था 14 दिन में किसान की पेमेंट करेंगे। आज भी 10,000 करोड़ से ऊपर किसान का बकाया है। 7 महीने से किसान रोड पे बैठा हुआ है, 550 लोग मारे जा चुके हैं। आज तक किसी आंखों में राजनीति की बलि चढ़े। ये किस तरीके से जनता के बीच में जाना चाहते हैं, ये जितना आडंबर बनाना चाह रहे, लंबे लंबे वादे, जनता को ये नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत सारी स्मार्ट सिटी भी दिखाई थी और आज बेरोजगारी की क्या हालत है, सब कुछ जनता के सामने है। और जिला पंचायत में तो इनका चेहरा निकल के सामने आया। उपाध्याय जी जनता इनको बख्शेगी नहीं, बहुत जल्द 6 महीने के अंदर इन्हें जवाब देकर वापस
इन्हें घर भेजा जाएगा। ठीक है सर। भर्तियों का वादे, ठीक है, आज भर्ती नहीं हो रही लोगों की, ठीक है, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। आज हालात तो देखो देश के क्या हो गए, व्यापारी व्यापार खत्म करके बैठा है, लोग मजदूर अपने घर चले गए हैं। आप मुझे बताइए, आपने इतने लंबे लंबे वायदे थे, आपको जनता ने इतना मैंडेट दिया, क्या इसलिए दिया था कि आप रोड पर आदमियों को मारेंगे? ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, इनके अफसरों ने फोन उठाने, टीटू साहब ये बातें कह चुके ना सर आप, अब ये बातें कह चुके, बार बार एक ही बात रिपीट करेंगे तो मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर का इसलिए कल लोनी के अंदर एक परिवार के अंदर 4 लोगों की हत्या हुई है। रोज आप देख रहे हैं फर्जी एनकाउंटर करके जनता के बीच में जाना चाहते हैं। मुझे इनसे पूछिए मलिक साहब को, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इन पे कौन से ऐसे राम मंदिर का वायदा करा, राम मंदिर पर ट्रस्ट ने क्या कुछ किया है उसका विवरण मैं अपने मुंह से अपनी मुंह बात खराब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आस्था का केंद्र है। 2 करोड़ की जगह देकर 18 करोड़ की हो गई। ये किस बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं? जनता इनसे इंतजार कर रही है कि आज इनकी हालत ये होगी है, ये किसी गांव में नहीं घुस सकते। ठीक है, कि असल में अब ऐसा क्या होगा जिससे के जरिए अखिल भारतीय स्थापित कांग्रेस पार्टी जो नहीं दिखाई देती अब कहीं कहीं पे, वो फिर से दिखाई देने लगेगी? रिवाइवल पॉइंट क्या होने जा रहा है सर? देखिए घनश्याम भाई, रिवाइवल पॉइंट ऑलरेडी है, हम जनता के बीच में हैं, हमारे पास स्थापित काम है। आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि आखिरी सीएचसी सिर्फ कांग्रेस के शासन में लगी थी, आखिरी चीनी मिल कांग्रेस के शासन में ही लगी थी, आखिरी लखनऊ में कारखाना कांग्रेस के शासन में ही लगा था, आखिरी शहर उत्तर प्रदेश का जिसको आप नोएडा कहते हैं जहां आप बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस ने ही बनवाया था। ये लोग तो बेच बेच के खा रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास कंफर्म काम करने का नजरिया है, जरिया है, नौकरियां देने का कंफर्म प्लान है, सारी चीजें जनता के बीच में मनरेगा जैसी योजना ले जाने का काम है। हम लोग बात नहीं है, काम बहादुर है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, ना 15 लाख की जुमलेबाजी करते हैं, ना किसी अन्य तरीके की जुमलेबाजी करते हैं। हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जागरूक जनता कहीं न कहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारे कामों पर विश्वास करेगी और हमारे सड़क पर जो उनकी लड़ाई हमने पिछले 4 सालों में लड़ी है उस पर विश्वास करेगी और हम लोग आप जनता की सेवा करने में सक्षम। सुरेंद्र राजपूत जी, 135 करोड़ से ज्यादा लोगों को समझाना ज्यादा आसान है या वो चंद लोग जो आपकी ब्रिगेड में शामिल है उनको समझाना ज्यादा आसान है? पहले उनसे शुरुआत कर लीजिए सर, रोक लीजिए, रुक जाइए, मान मनोबल कर लीजिए। पीसी चाको से लेके जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लिस्ट लंबी होती जा रही है सर। और जो ग्रुप में बैठे हुए लोग जो आपके खिलाफ पहले ही G23 में, वो लोग अलग से हैं। देखिए, मतभेद जो है राजनीति में स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। मरी हुई पार्टियां, कैडबुक्स जो होते हैं, वहां मतभेद नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में मतभेद हो सकता है ना हो, क्योंकि उनके यहाँ पर संवाद स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ मतभेद है। जो लोग हमारे यहाँ से गए हैं वो सिर्फ सत्ता के कारण गए हैं। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की रीति और कांग्रेस की प्रीति को जो लोग चाहते हैं, इतिहास को देखते हैं और उसका भविष्य देखते हैं, लोग कहीं नहीं जाने वाले। सुरेंद्र जी, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे एक दिन की, देखिए मैं मुख्यमंत्री बन पाया वो उसकी बदौलत, क्योंकि राहुल गांधी ने मुझे तवज्जो नहीं दी, मैं मिलने गया लेकिन वो अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे। सर, इस तरह के जब हाल किए जाएंगे लोगों के, जब उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया जाएगा, अभी खुद सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली रह के चले गए, वो लेकिन मिल नहीं पाए। राजस्थान में जो टसल हो रही है उसको लेकर वो लगातार मिलने की कोशिश करते रहे, वो नहीं मिल पाए। सर, मिलना पड़ेगा ना, मिलना पड़ेगा लोगों से, क्यों मिलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? सचिन पायलट की जो आपने बात कही बड़ी अच्छी बात कही। सचिन पायलट ने स्टेटमेंट दिया, वो शायद आप लोगों की नजर से हट गया। उन्होंने कहा श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी की हैसियत नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके। सचिन पायलट के मतभेद हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो मतभेद हम सुलझा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में मतभेद है, हम सुलझा रहे हैं। जितिन प्रसाद जी को हमने क्या नहीं दिया, जो अभी इनको भाजपा में मिल जाएगा वो आप देख लीजिएगा, या ज्योतिरादित्य को जो मिल जाएगा वो देख लीजिएगा। सच बात यह है कि हम लोग अपने मतभेदों को संवाद के जरिए सुलझाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की भी बात बता दूं, मेरे भी जानने वाले हैं, वो बहुत स्पष्ट है कि आज मुख्यमंत्री बनेंगे, किस दबाव से बने, वो सबके सामने जग जाहिर है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कहा
वो तो आपने सुन लिया, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की क्या सच में ऐसा हुआ होगा? वो राहुल गांधी जी जो आज की डेट में संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अपने राजनीतिक पंचों को करने के लिए, को लेने के लिए जो लोग शॉर्टकट में कुछ हल्के बयान देते हैं, ख्याल से उनको ऐसे बयान। चलिए सर, अब आपकी बातों पे यकीन करें या उन लोगों की बातों पे यकीन करें जो खुद को प्रताड़ित बताते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जनता किस पे विश्वास करे। लेकिन मेरे साथ सुधीर दुबे भी हैं समाजवादी पार्टी से। दुबे साहब, असल में जब कार्यक्रम में मैं आ रहा था तो एक आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग की वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में ये कहा गया था सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। सर, ये सुख किसका था, आपका या लोगों का? घनश्याम जी, देर से ही सही आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। नहीं सर, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं सर, आप इस चर्चा का अहम हिस्सा है। मुझे तो ये लग रहा था कि आज ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रहने वाली है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपने सवाल पूछा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना संवेदनशील नेता, इतना योग्य नेता और इतने ईमानदार नेता जिनका विजन क्लियर है, जिनके पास विकास की योजनाएं हैं, जिनके पास विकास के कार्यक्रम हैं, ऐसा नेता केवल एक ही नेता है जो माननीय अखिलेश यादव है। हम लोगों ने जो एक कैंपेनिंग जो सॉन्ग जो रिलीज किया है वो इसी बात को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। उस समय केवल और केवल सड़कों पे समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही थी, चाहे उनको भोजन वितरण करने की बात हो, चाहे सरकार की नाकामियों को उठाने की बात हो, चाहे जनता की सेवा की बात हो। हम लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश के लोगों का साथ दिया है। आपको याद होगा पिछली सरकार में हमने बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम किया था नौजवानों को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत सम्मानित हैं दोनों लोग, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन आज जो बात ये कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल आपने शुरू में उठाया था कि सबसे बड़ा सवाल है विश्वसनीयता का। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी आज उनको छोड़ के जा रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी अलग अपनी पार्टी चला रहे हैं, योगी जी अलग अपनी पार्टी चला रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास न तो कोई विजन है उत्तर प्रदेश में, ना कोई प्रोग्राम है। उनके पास केवल एक ही चेहरा है, वो है प्रियंका गांधी जी। तो प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर और मोदी जी के चेहरे पर ये लोग कब तक उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाएंगे और कब तक बार बार जो है इन चेहरों को लाएंगे जो चेहरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नकारे जा चुके हैं। आपके तो पुराने साथी रह चुके हैं सर, आपके साथी रह चुके हैं कांग्रेस तो। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूं, हमारे साथी रह चुके हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है कांग्रेस की, आप बताइए। लेकिन मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इस बात में जाना चाहता हूं कि किस तरह से हमने 2012 से 2017 में काम कराए। ठीक है सर, और जो योजनाएं अधूरी ठीक है, तो आपको बहुत सारे कामों पे बहुत यकीन है और उम्मीद की जा रही है कि जनता आपका पिछला रिपोर्ट कार्ड निकालेगी और आप पे यकीन करेगी और अगले नेतृत्व पे यकीन भी है। सर, मेरे पास समय इतना ही है। दुबे साहब, समय मेरे पास इतना ही है। किसी और प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा और समय ज्यादा दूंगा, वादा रहा मेरा। बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र पे आज हम बात कर रहे थे यूपी की सियासत की, जिसमें कई शेड्स हैं और इन शेड्स को समझने के लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा। 7 से 8 महीने का समय है चुनाव में। चुनाव की हर रंगत सबसे पहले आप एपीएन पर देख पाएंगे, वादा है हमारा। लोकतंत्र में आज बस इतना ही।